सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, पिछली कुछ क्लासों के माध्यम से हमने एंशिएंट इंडिया की प्रमुख लाइब्रेरियों की बात करी थी। उसके बाद मिडाइवल इंडिया की लाइब्रेरी जो प्रमुख थी उनकी चर्चा करी थी, और उसके बाद अंत में हमने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो प्रमुख लाइब्रेरियां हैं जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय हैं उनके ऊपर। और राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम वो चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक एक पुस्तकालय को लेंगे और उनको विस्तार से पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। आज की इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो और वीडियो ठीक तरह से आप तक पहुंच रहा है। फटाफट से बताइएगा। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह क्लास हो रही है, थोड़ी सी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें इश्यू होगा, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं जो कैमरा है उसके लेंस पर जो ओस की बूंदे हैं, पता नहीं रूम के अंदर कहां से आई है, वो जमी हुई है और लेंस के अंदर है, तो थोड़ी सी एक साइड में क्वालिटी का इश्यू आएगा आज, हल्का सा। मैंने भी अभी क्लास से जब शुरू करने के लिए मैं आया तो मैंने तभी देखी है, अदरवाइज मैं ठीक करवा देता उसको। थोड़ा सा इश्यू आएगा, बाकी और कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा आ रहा है, ठीक है। प्रियंका गुड मॉर्निंग आपको भी। हाँ नीरज ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे कह रहे हैं सब ठीक है। ओके, तो करें सेशन को शुरू। और आज हमें बहुत बढ़िया तरीके से जो भारत के राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय हैं उनमें से एक एक को लेंगे और डिटेल के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा एक तरफ आएगा ना वीडियो क्वालिटी, क्योंकि वो जो ओस की बूंदे हैं वो आधे लेंस के ऊपर हैं एक तरफ, तो एक साइड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आज। जी चलो जी, हाँ मैनेज कर लेना बेटा इतना तो आज आज। अगर 5-7 मिनट मेरे पास बच रही होती, मैंने पहले देख लिया होता तो मैं ठीक करवा देता उसको, लेकिन इतना समय नहीं था, फिर आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती। जो टाइम मैंने दिया था उस टाइम से अपन लेट हो जाते हैं ना, कैमरा खोलना पड़ेगा पूरा। जी चलो, बिल्कुल राधे राधे बेटा, बिल्कुल सुशीला जी ठीक है। हाँ पीयूष, हाँ कह रहे हैं मैनेजेबल है, ठीक है बेटा। चलिएगा, बात करेंगे आज सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों की। और बहुत बार तो सीधा सीधा सवाल ही पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देकर के कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है ना। तो सबसे जरूरी तो यह है कि हमें एटलीस्ट ये तो मालूम होना ही चाहिए कि ये पुस्तकालय हैं जो राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में शामिल होते हैं, ठीक है। चलो जी, प्रमुख रूप से यही है और सवाल यहीं से पूछा जाता है। देखो, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, नाम से ही पता चल जाएगा कि भैया राष्ट्रीय पुस्तकालय है तो राष्ट्रीय महत्व का तो है ही। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो बिल्कुल राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, ठीक है। उसके अलावा 4 नाम आपको और याद करने हैं। याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, देखिएगा। फिलहाल उनके नाम आप देख लें। नेशनल लाइब्रेरी के बाद एक नाम आता है रामपुर रज्जा लाइब्रेरी। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, देखा था कि रामपुर रज्जा लाइब्रेरी रामपुर यूपी में है, 1774 में जिसकी स्थापना हुई थी, चर्चा करी थी, हालांकि आगे और करेंगे विस्तार से इसकी। खैर, उसके बाद खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कहां है, पटना में है, 1891 में जिसकी स्थापना हुई थी, चर्चा विस्तार से आगे करेंगे अभी इसकी भी। उसके बाद एक है सैफुरजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, तंजौर तमिलनाडु वाला, 1918 वाला, ठीक है। उसके बाद हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी, है ना, हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी जो 59 में जिसकी स्थापना हुई थी, हरे कृष्णा मेहताब भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो स्थित है।
ये 5 जो है राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों की श्रेणी में पूछे जाते हैं। तो याद कैसे करना है? सबसे पहले तो नेशनल लाइब्रेरी है, बिल्कुल राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके अलावा देवी और देवताओं के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर तो है भैया जी राम, यहां पर है खुदा, यहां पर है सरस्वती, और यहां पर है कृष्ण जी। हरे कृष्णा। कौन है यहां पर? कृष्ण जी हैं। तो राम, खुदा, सरस्वती और कृष्ण जी। तो राम का नाम याद रख लेना, राम का रहेगा तो खुदा का भी हो जाएगा, और खुदा का होगा कृष्ण जी का हो जाएगा। तो राम और कृष्ण तो इधर हैं, उधर खुदा है और इधर सरस्वती हैं। तो 4 नाम अपने आप याद हो जाएंगे। 4 देवी देवता आपके एक तरह से आ गए हैं और एक नेशनल लाइब्रेरी है, तो 5 का नाम तो अपने आप याद रह जाएगा। रह जाएगा क्या? एक बार सभी लोग बताएं जी, फटाफट बताएं एक बार, या कोई दूसरा तरीका देखें? मेरे ख्याल से हो जाएगा जी। राम, खुदा, सरस्वती, और एक आपके सामने जो कृष्ण जी हैं वो है, और एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। अब सुनिएगा, एक एक को हम शुरू करते हैं और उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। तो आज की इस क्लास में हम बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय पर, जिसे हम 3 चरणों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पहले चरण में हम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 से शुरू करके दूसरे चरण में जाएंगे जहां हम इंपीरियल लाइब्रेरी को पढ़ेंगे, जिसकी 1891 में स्थापना होती है और बाद में 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आता है। फिर 2 में कलकत्ता और इंपीरियल को हम मिला देंगे और तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे 1948 में, जहां इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल करके भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया जाएगा। तो 3 चरणों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को हम कंप्लीट करने वाले हैं जी। याद हो जाएगा सर? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं होगा। राम, खुदा, कृष्ण, सरस्वती और एक आपका नेशनल लाइब्रेरी। कोई समस्या ही नहीं है, ऑप्शन में देख लेना देवताओं का नाम, और देवता कौन से जो मैंने बताए हैं वो वाले। ठीक है, चलो जी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की। सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है उसकी स्थापना का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान कहां किया गया है? तो आप कहेंगे सर संविधान की 7वीं अनुसूची और 62वें अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद पूछे तो 62, अनुसूची पूछे तो 7वीं बता देनी है। दोनों चीजें याद रख लेना, बार बार सवाल यहां से पूछता है। हम इसमें टोटल 3 चरणों पर चर्चा करेंगे। 3 चरणों के माध्यम से नेशनल लाइब्रेरी को हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से, और प्रथम चरण में हम बात करेंगे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी। ठीक है, तो पहला चरण है, और पहले चरण में बात करते हैं 31 अगस्त 1835 की। 31 अगस्त 1835 के दिन कलकत्ता के जो नागरिक थे वो एकत्रित होते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के कुछ नागरिक 31 अगस्त 1835 को इकट्ठे हुए थे। कहां पर? टाउन हॉल कोलकाता में। वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने चर्चा करी कि यार क्यों ना अपने कोलकाता में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पर बैठ करके ज्ञानार्जन किया जा सके। तो ये विस्तार से चर्चा होती है वहां पर, और इस चर्चा के दौरान पहल करने वाला एक व्यक्ति था द्वार को, क्या नाम, कहा गया स्टोकलर, ये रहा। जब सारे नागरिक इकट्ठे हुए तो वहां पर एक व्यक्ति था कि यार कोलकाता में भी एक पब्लिक लाइब्रेरी हो जहां पर लोग बैठ करके अध्ययन कर सके। इस चीज की पहल करी J.H. स्टोकलर नामक व्यक्ति ने, और फिर सब ने वहां पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का निर्णय लिया। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से याद रखना
कि 31 अगस्त 1835 के दिन कलकत्ता के कुछ नागरिक कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठे होते हैं। उन्हीं के बीच एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था J.H. स्टोकलर। वो पहल करता है कि यार कोलकाता में भी एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए जहां पर लोग बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर सके, और फिर सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं और अंततः वहां निर्णय लिया जाता है कि कोलकाता में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी जानी चाहिए। यह निर्णय हो गया है। अब यह निर्णय होने के बाद दो व्यक्तियों को इसकी स्थापना की जिम्मेदारी दी गई। यह सारा काम दो व्यक्तियों को सौंपा गया। उन दो व्यक्तियों का नाम था द्वारकानाथ टैगोर और एक था पीरीचंद मित्रा। दो व्यक्ति द्वारकानाथ टैगोर और पीरीचंद मित्रा, इनको यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और इस कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो इन्हीं दो व्यक्तियों का है, द्वारकानाथ टैगोर और पीरीचंद मित्रा। ये दो व्यक्ति अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इन दो व्यक्तियों ने इस कलकत्ता लाइब्रेरी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में यही दो व्यक्ति दो प्रमुख पदों पर भी आसीन होते हैं। सुनना, देखिएगा, अभी हमने बात करी है कि बैठक में निर्णय हो गया है कि कलकत्ता में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना की जिम्मेदारी दो व्यक्तियों को दी जाएगी। दो व्यक्तियों ने जिम्मेदारी ली, जिसमें पहला था द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा था पीरीचंद मित्रा। ठीक है, दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया और लाइब्रेरी की स्थापना कर डाली है, निर्माण कर लिया है। अब सुनो, जब इस लाइब्रेरी की स्थापना हो गई तो इसका नाम रखा गया कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। स्थापना कब हुई? तब आप कहेंगे सर 8 मार्च 1836 को स्थापना हो गई है। 8 मार्च 1836 को कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना हो गई है। अब सवाल कई बार पूछा जाता है कि कलकत्ता लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोला गया था, तो फिर वहां पर भी आपका जवाब होगा सर जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन आम जनता के लिए खोल दिया गया था, क्योंकि वहां पर निर्णय यही हुआ था कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाना चाहिए अपने कोलकाता में भी, ताकि लोग बैठकर ज्ञानार्जन कर सके, अध्ययन वहां पर कर सके। तो जनता के लिए खोला गया था और जनता के लिए स्थापित है, तो सीधी सी बात है जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगी इंपीरियल बाद में, उसके दोनों वर्ष अलग अलग हैं। इंपीरियल की स्थापना 1891 और अधिनियम 1902 आम जनता के लिए खोला गया था, उसको 1903 में, है ना, तो वो अलग अलग है। लेकिन कोलकाता के दोनों वर्ष समान है। बार बार सवाल पूछता है, यहां से ध्यान रखना। तो कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक तरह से कर दी है 8 मार्च 1836 को, और 8 मार्च 1836 को ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अब सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मालिकाना आधार पर चलने वाली भारत की प्रथम लाइब्रेरी कौन सी थी? मालिकाना आधार पर, याद करो, यह जिम्मेदारी दी गई थी दो व्यक्तियों को, द्वारकानाथ टैगोर और पीरीचंद मित्रा, और ये दोनों ही व्यक्ति दो प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं स्थापना के बाद। द्वारकानाथ टैगोर तो इसके पहले मालिक बनते हैं और पीरीचंद मित्रा इसके पहले लाइब्रेरियन बनते हैं। दोनों अलग अलग पदों पर आसीन होते, मालिक बनते हैं। मतलब ये किस जमाने की बात हो रही है, कौन से वर्षों की बात हो रही है? 1836 के समय की बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। और उस समय कोई भी व्यक्ति 300 रुपए देकर के लाइब्रेरी का मालिक बन जाया करता था। तो द्वारकानाथ टैगोर ने इसके लिए 300 रुपए पे किए और इस लाइब्रेरी का मालिक बन गया। 300 रुपए 1836 में बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, आज से तुलना मत करिएगा आप लोग, है ना। तो 300 रुपए देकर के इसका मालिक बन जाता है कौन? द्वारकानाथ टैगोर। तो सवाल पूछा जाता है कि मालिकाना आधार पर चलने वाली पहली लाइब्रेरी कौन सी थी? आप कहेंगे सर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी। दूसरा सवाल, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले वो मालिक कौन थे? तो मालिक पूछे तो द्वारकानाथ टैगोर। कितने रुपए देकर बने थे? 300 रुपए।
तो मालिक बनने का आधार क्या था कलकत्ता लाइब्रेरी का? आप कहेंगे सर 300 रुपये। तो मालिक कौन बन गए हैं? द्वारकानाथ टैगोर। क्या यहां पर बातें समझ में आ रही है? जी, मैं कमेंट इतने नहीं देखूंगा बेटा, क्योंकि कमेंट देखता हूं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, समय बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं और पॉसिबल नहीं है कि सबके जवाब दें, और जवाब दे भी दें तो फिर बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो शायद डिस्टर्ब होंगे, उनका बहुत सारा टाइम खराब होगा, है ना। तो ज्यादा कमेंट नहीं देखूंगा, हाँ कोई जरूरी है तो वो बात अलग है, कोई है ना स्पेशल कमेंट हो कोई। जी जरूर देंगे बेटा। टेस्ट में बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट को दोबारा लगाने का ऑप्शन भी दे दीजिएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए ना, अनलिमिटेड कर देंगे सारे टेस्ट, फिर तो ठीक है। हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेटा दीपिका। तो ये बात याद रखना, दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई, द्वारकानाथ टैगोर और पीरीचंद मित्रा को, कि आप लाइब्रेरी की स्थापना करिए कलकत्ता में। दोनों ने मिलकर के, दोनों के सहयोग से कलकत्ता में 8 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करी जाती है। और फिर ये दोनों ही व्यक्ति दो पदों पर आसीन होते हैं। पहला द्वारकानाथ टैगोर जो मालिक बनता है 300 रुपए देकर के, और मालिकाना आधार पर चलने वाली पहली लाइब्रेरी भी कौन सी है? कलकत्ता लाइब्रेरी। दूसरा व्यक्ति पीरीचंद मित्रा जो इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बनता है। तो कई बार सवाल आता है कि प्रथम लाइब्रेरियन कौन बने थे कलकत्ता के? तो आप कहेंगे सर पीरीचंद मित्रा थे, ठीक है। पीरीचंद मित्रा कई बार ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहां पर फिर स्टेसी आंसर लगाना है, उसमें भी विवाद बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी हम कर भी चुके हैं कि प्रथम लाइब्रेरियन कौन बन जाते हैं? पीरीचंद मित्रा, और पहले मालिक कौन बन गए थे? द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद चलते हैं 1899 में। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भी कलकत्ता लाइब्रेरी का दौरा किया, और दौरा करने पर इस लाइब्रेरी का संग्रह उसे खूब पसंद आया। जो यहाँ की पाठ्य सामग्री थी वो लॉर्ड कर्जन को काफी पसंद आई। बाद में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इस कलकत्ता लाइब्रेरी के संग्रह को खरीद लिया, मतलब कलकत्ता लाइब्रेरी को खरीद लिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1902 में। और 1902 में इस लाइब्रेरी को खरीद कर ले जाकर मिला दिया किसमें? इंपीरियल लाइब्रेरी में। वो भी कहां पर प्रचलित थी? इसी कोलकाता में ही थी। तो 1836 में स्थापित होने वाली कलकत्ता लाइब्रेरी को लॉर्ड कर्जन ने खरीद लिया 1902 में, और फिर 1902 में ही कलकत्ता लाइब्रेरी को मिला दिया किसमें? इंपीरियल लाइब्रेरी में। तो भैया सवाल पूछा जाता है कि इंपीरियल और कोलकाता लाइब्रेरी को कब मिलाया गया था? तो कब मिलाया गया था? 1902 में। सुनो जी, कलकत्ता लाइब्रेरी जिसकी स्थापना आपने अभी देखी 1836, इंपीरियल लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1891 ओब्लिक 1902। 1902 क्यों लिख रहा हूं मैं? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना तो 1891 में हो गई थी, बट 1902 मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। वहां 1891 ऑप्शन में ही नहीं होता है, 1902 होता है। क्यों होता है 2? 1891 क्यों नहीं होता? यह बात भी जानने लायक है, क्योंकि स्थापना तो 1891 में ही हो गई थी, लेकिन इंपीरियल लाइब्रेरी जो एक्ट है वो आया था 1902, और इस एक्ट के आधार पे ही इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना मानी जाती है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो 1902 में आया था, इस वजह से इसकी स्थापना का वर्ष भी कई बार 1902 मान लिया जाता है। तो दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भैया 1902 के अंदर ही इन दोनों लाइब्रेरी को मिला दिया गया था। सवाल पूछे कि स्थापना कब हुई इंपीरियल की, बता देना 1891, कहां? कोलकाता में, और मिला दिया गया दोनों को 2 में। तो मेरी बात समझ में आई होगी। शुरुआत 1836 से हमें करनी है। 1836 में कलकत्ता, और कलकत्ता की स्थापना की सारी बातें हमने देखी कि दो व्यक्तियों ने योगदान दिया, दोनों ने इसकी स्थापना करी, 2 पदों पर आसीन हो गए, पहले मालिक बन गए द्वारकानाथ, और बाद में पीरीचंद मित्रा इसके लाइब्रेरियन बनते हैं। और लॉर्ड कर्जन ने दौरा किया था आपका 1899 में, संग्रह पसंद आया, 1902 में खरीद ली कलकत्ता को, वो ले जाके मिला दी इंपीरियल लाइब्रेरी में। तो भैया यहां पर अब कलकत्ता का अस्तित्व समाप्त, क्योंकि मिल गई है इंपीरियल में। अब शुरू होगी अपनी कौन सी लाइब्रेरी? इंपीरियल लाइब्रेरी।
तो अब हम दूसरे चरण में बात करेंगे इंपीरियल लाइब्रेरी की। ये लो जी, दूसरा चरण, क्योंकि कलकत्ता का अस्तित्व खत्म हो गया है, लॉर्ड कर्जन ने खरीद करके मिला दिया है 1902 में, कहा इंपीरियल लाइब्रेरी। तो अब दूसरे चरण में इंपीरियल लाइब्रेरी को पढ़ लेते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? क्या देखने आए थे? प्रिया गुप्ता, मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ, क्या देखने आए थे लाइब्रेरी में? आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, शंकर बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप, है ना। 1836, 91, 1902, 3, हाँ 3 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था उसको, बिल्कुल बेटा। चलो जी, खैर द्वितीय चरण की बात करते हैं, दूसरे फेज की बात करते हैं। कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर के इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना करी गई थी, जिसमें एक आपका कलकत्ता वाला भी शामिल था, इसका संग्रह भी तो शामिल हो गया था। कई बार सीधा सीधा यही सवाल पूछ लिया गया है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, और 4 ऑप्शन डाल देगा। एक ऑप्शन में देगा आपको सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर के, आप वही टिक करेंगे कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना बहुत सारे सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर के करी गई थी। तो ये बात दिमाग में घुसेड़ लेना, है ना। चलो जी, द इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हो गई थी, लेकिन इसका जो एक्ट है वो 1902 में आया था। 1902 के अंदर ही इंपीरियल लाइब्रेरी और कोलकाता लाइब्रेरी को मिला दिया गया था, 1902 में ही। तो सवाल पूछे कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 1902। मिलाया कब गया? 1902। आम जनता के लिए कब खोला गया? तब कहेंगे 1903। और 1903 में भी महीना और तारीख भी पूछने लग गया है। तो साथियों, यहां पर जो 1903 में आम जनता के लिए खोला गया था, तो उसमें महीना पूछे तो आप जनवरी, और तारीख पूछे तो 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल लाइब्रेरी को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। बात समझ में आ जाएगी। हालांकि कलकत्ता लाइब्रेरी को स्थापना के दिन ही आम जनता के लिए खोल दिया गया था, बट यहां इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891, एक्ट 1902, आम जनता के लिए 1903, और 30 जनवरी 1903 विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो जी, दोनों को मिला दिया गया, आम जनता के लिए खोल दिया गया 30 जनवरी 1903 में। लेकिन कहां पर खोला गया था, यह भी सवाल पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे सर मेटकोप हॉल, और मेटकोप हॉल कहां पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, वहां पर इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। उसके बाद सुनना, इंपीरियल लाइब्रेरी खोल दी गई 1902 में एक प्रकार से, है ना, क्योंकि एक्ट 1902 में आया था। अब भैया किसी ना किसी को तो वहां पर लाइब्रेरियन भी बनाना था ना। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ब्रिटेन से थे, और वहां पर ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन कार्यरत थे उस समय, है ना। तो ब्रिटिश संग्रहालय में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे जिनका नाम था जॉन मैकफर्लेन। उससे कहा कि यार आप यहां पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, चलिए इंडिया, और मैं वहां ले जाकर आपको लाइब्रेरियन ही बना देता हूं। असिस्टेंट शब्द हट जाएगा आपका और आप लाइब्रेरियन ही बन जाएंगे। तो उस समय ब्रिटिश संग्रहालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन को उठाया वहां से, और यहां अपने इंपीरियल लाइब्रेरी में ले आए, और ला करके यहां पर पहला लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया। किसको? जॉन मैकफर्लेन को, जो कब से कब तक रहे? 1902 से 1906 तक। कई बार सुन लो, मैं बता देता हूं, ये वर्ष 1901 से लेकर 1906 भी दे रखा है बहुत सारी पुस्तकों में। तो ये लेके मत बैठ जाना बोले गुरुजी 1902 बता रहे हो, तो 1901 बता रखे हो है। ये लाइब्रेरी साइंस में 1-2 वर्ष आगे पीछे आपके हमेशा चलते रहेंगे, लेके बैठना मत उनको। ये लाइब्रेरी साइंस में कंट्रोवर्सी है, वर्ष को लेकर बहुत जगह देखने को मिलेगी, तो सीरियस मत ले लेना ज्यादा। ऑप्शन में एक ही चीज मिलेगी, दो नहीं आती है वहां पर। ठीक है, तो 1902 से 6, कई जगह 1901 से 6 भी दे रखा है इसका जो टाइम पीरियड है वो लाइब्रेरियन बनने का, है ना। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन बने? जॉन मैकफर्लेन। इंपीरियल में लाइब्रेरियन बनने से पहले कहां काम करते थे? तब आप कहेंगे सर ये
ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम करते थे भाई। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, 1902 से 6, 30 जनवरी 1903। वेरी गुड, सारी चीजें साथ साथ याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और भी जो ओस की बूंदे थी, अब जैसे जैसे धूप निकल रही है वो खत्म हो गई है ऑटोमेटिकली, ना पिघल गई है, और अब क्वालिटी में भी कोई इश्यू नहीं है आई थिंक। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलो जी बात करते हैं रिचे समिति, क्योंकि यहां बहुत बार सवाल पूछता है। सवाल डायरेक्ट आता है कि रिचे समिति का संबंध किससे है। सवाल यही पूछता है कि रिचे समिति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना, रिचे समिति का गठन किया गया था कुछ इंपीरियल लाइब्रेरी के संदर्भ में सिफारिश देने के लिए। रिचे समिति ने इंपीरियल लाइब्रेरी को लेकर सिफारिशें दी थी। उन सिफारिशों को लेकर भी सवाल पूछता है कि क्या क्या सिफारिशें दी हैं। तो डायरेक्ट अगर बात करें कि रिचे समिति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर इंपीरियल लाइब्रेरी से है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंपीरियल लाइब्रेरी आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ही तो है, यही तो बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय बनता है। तो कई बार जब यह सवाल पूछता है ना कि रिचे समिति का संबंध किससे है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑप्शन में देता ही नहीं है, डायरेक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया देता है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी का संबंध आपको किससे बता देना है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय से, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से। वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर जवाब क्या देना है, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, अब सुनो, सवाल पूछता है कि भैया रिचे समिति जो है उसकी स्थापना कब हुई थी और भारत सरकार को इसने रिपोर्ट क्यों दी थी, कब दी थी, और जो सिफारिशें थी वो किसको लेकर के थी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रिचे समिति की स्थापना, आप कहेंगे सर 1926, भारत सरकार को रिपोर्ट दी इसने 1928 में। रिचे समिति का गठन क्यों किया गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी के मामलों की जांच करने के लिए, और फिर इस रिचे समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी सिफारिशें दी इन्होंने, देखो इन्होंने कहा कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है वो कॉपीराइट लाइब्रेरी होनी चाहिए। इंपीरियल लाइब्रेरी कॉपीराइट लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसी वजह से जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है आज, वो कॉपीराइट पुस्तकालय है। उसके बाद इन्होंने सिफारिश दी कि ये जो लाइब्रेरी है वो कोलकाता में स्थित होनी चाहिए। कोलकाता में स्थित है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद रीडिंग रूम के रखरखाव के लिए राजस्व की जो पूर्ति है, इसने कहा कि वो प्रांतीय राजस्व से होनी चाहिए। ये सिफारिश दी है ना। तो ये प्रमुख सिफारिशें हैं। रिचे समिति की सिफारिश के आधार पर ही इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी बनाया गया था। कॉपीराइट लाइब्रेरी से आशय है कि भारत में छपने वाली कोई भी पुस्तक 30 दिन के अंदर अंदर इस पुस्तकालय में जमा हो जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर आप भारत में कोई भी छपने वाली पुस्तक इस इंपीरियल लाइब्रेरी में जमा करवाएंगे ही करवाएंगे, वो भी अपने खर्चे पर करवाएंगे। तो कॉपीराइट लाइब्रेरी है, कोई भी किताब छपती है तो इंपीरियल लाइब्रेरी अर्थात नेशनल लाइब्रेरी में वो जमा होती ही होती है ना। चलो जी खैर देखिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। फर्स्ट लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास का आयोजन कब किया, किसने किया, और चलाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भैया इंपीरियल लाइब्रेरी के द्वारा ही पहली लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास का आयोजन किया गया था जुलाई 1935 में, और उस समय इस लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे उनका नाम था के.एम. असदुल्ला। तो ये जो लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास चलाई थी 1935 में इंपीरियल लाइब्रेरी में, वो व्यक्ति थे के.एम. असदुल्ला, जो तत्कालीन लाइब्रेरियन थे। तो तीनों चारों चीजें याद रखनी है। पहली लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास किस लाइब्रेरी में, तो आप कहेंगे सर इंपीरियल में। कब चलाएगी, बोले सर जुलाई 1935 में। चलाने वाला व्यक्ति कौन था, बोले के.एम. असदुल्ला। तो पहला लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास वाले चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, के.एम. असदुल्ला। कौन थे वो, लाइब्रेरियन थे। ठीक है, बिल्कुल
सबकी बात करेंगे बेटा, क्यों चिंता कर रहा है। हाँ, चारों लाइब्रेरियों में 4 कॉपी जाती हैं, तो 4 कॉपीराइट लाइब्रेरी है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। एक एक को हमने लिया है और एक एक के ऊपर बात कर रहे हैं। फिलहाल हम नेशनल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये भी आपकी कॉपीराइट लाइब्रेरी है, तो इसमें भी 1 कॉपी जमा होगी। ऐसे ही 4 इंडिया के अंदर 4 जगहों पर जाती हैं, क्योंकि 4 कॉपीराइट लाइब्रेरियां हैं, चर्चा करेंगे बाद में उनकी। तो सब में 1-1 कॉपी जाती है। कहीं पर भी भारत में कोई भी पुस्तक छपे 30 दिन के अंदर अंदर भारत में 4 कॉपियां जमा करवानी होती हैं, चारों लाइब्रेरियों में। बात करेंगे उनके आगे, नहीं तो सारा खिचड़ी बन जाएगी अगर मैं सब कुछ एक साथ लूंगा तो। चलो जी, तीसरे चरण में चलते हैं। पहले चरण में कलकत्ता लाइब्रेरी की बात करी, दूसरे चरण में इंपीरियल लाइब्रेरी की बात करी, और अब बात करेंगे हम तीसरे चरण की। और तीसरे चरण में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल दिया जाएगा और नाम बदलकर रख दिया जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एक एक्ट आता है 1948 में, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट। 1948 में एक्ट आया था ये, और इसी एक्ट के आधार पर आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलो जी, तीसरा चरण शुरू, अपना थर्ड फेज है ना, जिसमें इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम क्या हो गया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्यों हुआ? क्योंकि 1948 में एक एक्ट लेकर आती है भारत सरकार, और उस एक्ट का नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट। सवाल पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट कब आया था? 1948। इसी एक्ट के आधार पे इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल करके कर दिया गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सवाल पूछ लेता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस एक्ट के आधार पर बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया गया था? आप कह देना इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम। कब आया? 1948 में। तो 1948 में इसी एक्ट के आधार पर इंपीरियल लाइब्रेरी की भैया स्थापना हो गई है। ओ सॉरी, नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हो गई है। ठीक है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना का वर्ष पूछे तो 1891 याद रखना है, 1902 याद रखना है। कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना का वर्ष पूछे तो 1836, और नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना का वर्ष पूछे तो 1948 में। एक्ट का नाम भी दिमाग में रखना है। चलो जी, अब इसे मेटकोप हॉल से बेल्वेडियर स्टेट कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया था 1951 में, और पहले लाइब्रेरियन बनते हैं BS केशवन। कब बनते हैं? 31 मार्च 1948 को, क्योंकि 1948 में ही इसका नाम आया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और वो आजादी के बाद की बात है। स्वतंत्रता के बाद इसके लाइब्रेरियन बने थे कौन? BS केशवन। 2 बार लाइब्रेरियन बनते हैं, ये बात करेंगे आगे। तो पहले लाइब्रेरियन जो है अपनी नेशनल लाइब्रेरी के बनने वाले व्यक्ति हैं BS केशवन, 31 मार्च 1948 को। अब सुनो जी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना आपकी 1891 में। अब इंपीरियल लाइब्रेरी को आम जनता के लिए 1903 में खोला गया था, ठीक है, लेकिन ये जो अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना तो 48 में, बट इसको आम जनता के लिए 53 में खोला गया था। कब? 1953 में। तो उसको 1903 में खोला गया इंपीरियल को, और इसको 53 में। तो दोनों के ही आखिरी में 3-3 है, याद रख लेना। 1903, 30 जनवरी 1903, और इसको खोला गया है आपके 1953 में। तो 3 है दोनों के ही लास्ट में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है ना, संयोग है। चलो जी, आम जनता के लिए खोला गया 1 फरवरी 1953। 1 फरवरी 1953 को पहले लाइब्रेरियन BS केशवन, 31 मार्च 1948 को मेटकोप हॉल से बेल्वेडियर स्टेट में इसे लाया गया 1951 में, ठीक है। ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। लेकिन जो पहले लाइब्रेरियन है और आम जनता के लिए खोला गया था वो जरूरी है। चलो जी, बात कर लेते हैं इसके भवनों की, जहां से भी सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? सुनना। सवाल दे देगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है, या कई बार सवाल देता है कि भाषा भवन, एनेक्स बिल्डिंग और न्यू एनेक्स बिल्डिंग का संबंध किस लाइब्रेरी से है। तो आप कह देना कि सर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसी की बिल्डिंग है ये, उसी के भवन है ये। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्य जो भवन है वो तो है भाषा भवन।
भाषा भवन क्या है, उसका मुख्य भवन है। उसके अलावा 3 अन्य प्रमुख भवन और हैं, जिसे एक कहेंगे एनेक्स बिल्डिंग, दूसरी है न्यू एनेक्स बिल्डिंग और तीसरी है केमिकल लेबोरेटरी बिल्डिंग। तबीयत थोड़ी ठीक हुई नहीं है अभी। चलो जी, खैर। उसके बाद आपने अभी देखा था रिचे समिति की सिफारिशें थी और रिचे समिति ने कहा था कि ये कॉपीराइट लाइब्रेरी होनी चाहिए। कॉपीराइट मतलब डिपोजिटरी लाइब्रेरी, बात एक ही है ना, ठीक है। तो ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, एक कॉपी यहां जमा होती है, डिपोजिट करवानी पड़ती है। वर्ष के 362 दिन खुलता है, वर्ष में दिन होते हैं 365 और ये खुलता है 362। तो दिमाग में सवाल आया कि सर 3 दिन कौन से हैं जब ये नहीं खुलती है? तो सुनो, 3 दिन है 15 अगस्त, 26 जनवरी और एक है गांधी जयंती। तो ये 3 दिन है जहां पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं खुलती है ना। उसके बाद किसके अधीन काम करती है? आप कहेंगे सर एमएचआरडी मंत्रालय के अधीन काम करती है, और एमएचआरडी मंत्रालय का जो नाम आजकल है वो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो डायरेक्ट पूछे तो आप बता देना सर ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करती है। बिल्कुल। आनंद आ रहा है क्या? एक बार सभी लोग बताएं, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ याद हो रहा है? क्या सारे के सारे फैक्ट परीक्षा के लायक हैं? कोई फालतू की रामायण नहीं है। जो एग्जाम के लायक चीजें हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम के लायक कुछ भी नहीं है, ये मान लेना, ये याद कर लेना। उसके अलावा भले ही कुछ भी मत पढ़ना, किसी भी बुक की कोई जरूरत ही नहीं है ना, आवश्यकता ही नहीं है आपको 50 किताब पढ़ने की। हाँ, पीएलआईओ बिल्कुल लाइब्रेरियन को कहा जाता है बेटा। बात करेंगे, वेट तो करो थोड़ा सा, ठंड रखो थोड़ी, वैसे भी ठंड खूब पड़ रही है यार। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। सारी चीजें करवाऊंगा मैं, एक छोटा सा पार्ट नहीं छोड़ने वाला, एक छोटा सा फैक्ट नहीं छोड़ूंगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो। चलो जी, सवाल अगर पूछ ले कि भैया नेशनल लाइब्रेरी के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके प्रमुख व्यक्ति डायरेक्टर जनरल होते हैं, जिसकी सहायता के लिए 2 लाइब्रेरियन होते हैं, है ना। पुस्तकालय के व्यवसायिक कार्यों की देखरेख कौन करता है? तब आप कहेंगे सर डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन करते हैं, ठीक है। पीएलआईओ किसे कहा जाता है? हाल ही में राजस्थान में कोई पेपर हुआ था जिसमें भी ये पूछा गया है, अभी जस्ट, तो वहां पूछा गया था कि पीएलआईओ क्या है ना। या फिर कई बार सवाल पूछ लेता है कि भैया भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके लाइब्रेरियन को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन को ही पीएलआईओ कहा जाता है। पीएलआईओ से क्या से है? द प्रिंसिपल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किसको कहा जाता है? नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है क्या? पीएलआईओ। याद कर लेना, पूछा जाएगा परीक्षा में, पीएलआईओ का सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। चलो जी, किसको कहा जाता है पीएलआईओ? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन को, ठीक है। उसके बाद कुछ सवाल और हैं जहां से बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी स्कीम काम में लेते हैं, कैटलॉगिंग के लिए कौन सी स्कीम काम में लेते हैं, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के लिए कौन सी स्कीम काम में लेते हैं। तो तीनों याद कर लेना। क्लासिफिकेशन के लिए डीडीसी काम में लेते हैं, डीडीसी का 23वां संस्करण काम में लेते हैं। कैटलॉगिंग के लिए एएसीआर 2R2 काम में लेते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए एलसीएसएच काम में लेते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, है ना, ये काम में लेते हैं। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी अपने पाठकों को कौन कौन सी सर्विस प्रदान करती है वो भी देख लीजिएगा। सबसे प्रमुख सर्विस इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, उधार वाली चीजें देती हैं, जिसके पास नहीं है वो उधार लेके जाता है। तो कैसे कैसे उधार देती है सुनना। अगर कोई भारतीय पुस्तकालय पुस्तक उधार लेता है नेशनल लाइब्रेरी से पाठक की मांग पर, कि मेरा पाठक ये किताब मांग रहा है और मेरे पास नहीं है, आप मुझे उधार दे दीजिए, कोई लाइब्रेरी जाती है नेशनल लाइब्रेरी के पास, तो कहेगा ठीक है, आप भारत में हैं, मतलब भारत की किसी भी लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक उधार देगी, लेकिन 21 दिन के लिए 4 किताबें एक साथ उधार दे सकती है भारत की लाइब्रेरी को। तो भारतीय पुस्तकालयों को 21 दिन के लिए 4 पुस्तकें उधार, विदेशी पुस्तकालय को 2 महीने के लिए 4 पुस्तकें उधार। देखो, भारत की अगर कोई लाइब्रेरी है उसको 21 दिन के लिए उधार देगी,
कोई अगर विदेशी लाइब्रेरी है और वो किताब मांग रही है नेशनल लाइब्रेरी से, तो उसको देगी 2 महीने। अब आप कहोगे गुरु जी इतना भेदभाव क्यों? अरे भाई वो वहां जाएगी भी इतनी दूर, वापस भी आएगी, पाठक पढ़ेगा भी तो समय ज्यादा लगेगा ना, तो उनको 2 महीने के लिए उधार देगी। ठीक है। उसके बाद रीडिंग रूम की बात करें तो रीडिंग रूम के अंदर 18 साल से ऊपर का कोई भी लड़का है तो वो रीडिंग रूम का उपयोग कर सकता है। वार्षिक सदस्यता शुल्क उसकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा यहां पर सदस्यता का नहीं लगता है। कोई भी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा करके पढ़ सकता है और रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है। उसके बाद बच्चों के लिए कौन कौन सी सर्विस प्रदान करती है वो भी देख लो। बच्चों के लिए एक अलग से चिल्ड्रंस विभाग खोल रखा है इसने। बच्चों को बच्चों के पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए किसी भी औपचारिक सदस्यता की आवश्यकता भी नहीं है, किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर के बच्चा आराम से बच्चों के पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ सकता है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस सर्विस भी प्रदान करती है, ग्रंथ सूची और संदर्भ सेवा भी ये प्रदान करती है। क्या क्या देखो, नेशनल लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफिक डिवीजन की स्थापना 1951 में करी गई थी। भारत के अंदर, सुनना बहुत गजब का सवाल है, भारत के अंदर प्रकाशित लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन और लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, क्या क्या है, लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन और लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, दोनों का संकलन करती है। और संकलन करके भैया ये भेजती है यूनेस्को को। किस किस का संकलन करती है? लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन का और लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी का। ग्रंथ सूची भी तैयार करती है और लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, दोनों का संकलन करके यूनेस्को को भेजती है ताकि यूनेस्को अपने इंडेक्स ट्रांसलेशन में उसे शामिल कर सके। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन का संकलन कौन करता है और लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी का संकलन कौन करता है। फिर संकलन करके कहां भेजा जाता है? इनको यूनेस्को को भेजा जाता है और यूनेस्को फिर इनको कहां पर शामिल करता है? अपने इंडेक्स ट्रांसलेशन में शामिल कर, याद रख लेना। आईएनबी का प्रकाशन कौन करता है? सीआरएल, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो कहां है? कोलकाता में ही है। सीआरएल वैसे कोई लाइब्रेरी नहीं है, जैसे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी नाम से निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के प्रकाशन की ही एक इकाई है। ठीक है। तो भैया आईएनबी का प्रकाशन सीआरएल करती है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी 1955 वाली है ना, ये 55 में स्थापित हुई थी, याद रख लेना, करवाऊंगा आगे तो। और आईएनबी का जो प्रकाशन है वो कैसे होता है? मासिक होता है, हर महीने प्रकाशित होती है। बताओ कितने सारे फैक्ट हैं और ये सब के सब सवाल हैं, एक भी चीज यहां फालतू की नहीं है, एक सिंगल चीज फालतू की नहीं है यहां पर। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं रिप्रोग्राफिक सर्विस। रिप्रोग्राफिक सर्विस से क्या आशय है? पुनरुत्पादन सेवा। पुनरुत्पादन सेवा से आप शॉर्ट में ऐसे समझ ले, एक तरह से फोटोकॉपी प्रदान करना, किसी पाठक की डिमांड पर उसे प्रतिलिपि तैयार करके दे देना। अब वो डिजिटल भी हो सकती है, वो फिजिकली वैसे भी हो सकती है ना, प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हो सकती है, लेकिन रिप्रोग्राफी का मतलब है पुनरुत्पादन करके देना, ये एक प्रकार से फोटोकॉपी करके दे देना। चलो जी, रिप्रोग्राफिक सर्विसेज कौन कौन सी प्रदान करती है देखिएगा। रीडिंग रूम प्लस लैंडिंग डिवीजन अर्थात उधार विभाग, दोनों के सदस्यों को बिना भुगतान के रिप्रोग्राफिक सेवाएं प्रदान करती है। रीडिंग रूम और लैंडिंग डिवीजन के सदस्य को बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्रोग्राफिक सर्विस प्रदान करके ये देती है, मतलब प्रदान करती है, बिना पैसे के फोटोकॉपी करके देती है, या उसकी डिमांड के आधार पे कोई सार मांग ले तो वो तैयार करके देता है, कोई ऑडियो फॉर्मेट में मांग ले तो वो भी तैयार करके देगी, कोई उसकी फोटोकॉपी मांग ले तो वो भी करके देगी, है ना। तो पुनरुत्पादन करके देगा किसी भी ग्रंथ का या किसी भी टॉपिक का, किसी भी सामग्री का। ठीक है। चलो जी, बात करें संरक्षण गतिविधियों की। कौन कौन सी संरक्षण की गतिविधियां नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में चलती हैं? एक को देखो, पूर्ण विकसित संरक्षण विभाग की स्थापना नेशनल लाइब्रेरी में कर दी गई थी 1959 में। प्रयोगशाला विभाग की स्थापना 1968 में। चाहो तो याद कर लेना ये वर्ष, बाकी ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके अलावा पुनरुत्पादन संरक्षण विभाग की स्थापना, डिजिटल संरक्षण भी ये प्रदान करती है भाई, और कंप्यूटर डिवीजन की स्थापना भी इसमें हो गई थी 1988 में।
ये आप चाहो तो याद कर लेना इनके वर्ष, अदरवाइज कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ष आएंगे अभी लाइब्रेरी साइंस में, तो वो बताऊंगा मैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि भैया ये याद करने के लायक है और ये नहीं है। चलो, राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्षों की बात करते हैं, और यहां से सवाल बहुत जटिल वाले बनते हैं। ऑप्शन दे देगा कि इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। राष्ट्रीय जो लाइब्रेरी है अपनी, उसके पुस्तकालय अध्यक्षों को समय के अनुसार व्यवस्थित करिए। पहले कौन बना, के बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, ना तो ऐसे व्यवस्थित करवाता है आजकल ये सवाल। तो सुनो, पहले तो नाम देख लो, फिर इनको याद कैसे करें वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको, ना ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। हाँ गुजर साहब, नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम है आपके पास, और नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, हाथ से लिखो, अभी समय है। समय नहीं होता तो मैं बात आपको ये नहीं कहता, लेकिन समय है, मेरे साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब दोबारा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, अरे गधेड़ो, मैंने कहा ना, कहीं 1901 भी दे रखा है, कहीं 1902 भी दे रखा है, 1901 से 1906 भी है कई जगह 1902 से 1906 है। क्यों चिंता कर रहे हो यार, मैंने पहले ही बता दिया था ये तो, शंकर बताया था ना अभी कि इसका कार्यकाल 1901 से 6 है, कुछ जगह 1902 से 6 है। तो चिंता मत करो, दोनों चीजें मैं लिखवा रहा हूं, तभी मैंने यहां 1901 लिखा है, अदरवाइज मैं 1902 भी लिख सकता था। कौन से मेरी गर्दन काट रहे थे आप, ठीक है। तो दोनों चीजें याद करवाने के लिए मैंने दोनों दी हैं। 1902 करवाया था उस समय, बताया था तुम्हें कि 1901 भी दे रखा है बहुत सी पुस्तकों में, ठीक है। और ये लाइब्रेरी साइंस में देखने को मिलेगा आपको लास्ट तक, चिंता मत करो इसकी। चलो जी, बात करते हैं इनके पुस्तकालय अध्यक्षों की। देखो, सबसे पहले लाइब्रेरियन कौन बने थे, जॉन मैकफर्लेन, 1901 से लेकर 1906, कुछ जगह 1902 से 6 भी बता रहे। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन ये बने थे, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष ये बने थे। उसके बाद आते हैं हरिनाथ डे, 1907 से 11, टाइम पीरियड याद नहीं रहेगा सबका, पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी चीजें याद करना, और करने अगर कोई कर भी लेता है तो क्या सिर्फ यही याद करना है, और भी तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है ना, सारी चीजें याद नहीं करनी होती, केवल नाम याद रखो फिलहाल, तो ट्रिक तो मैं बता दूंगा। हरिनाथ डे 1907 से 11 इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन बने थे। सवाल पूछता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन बने थे, आप कहेंगे हरिनाथ डे। हरिनाथ तो भारतीय नाम ही नजर आ रहा है, आराम से पहचान जाओगे यार। एक तो मैकफर्लेन दिख रहा है अंग्रेजी नाम, है ना, और यहां पर हरिनाथ, ये अपने इंडिया में होते हैं ऐसे नाम तो। उसके बाद जे ए चैपमैन बने, के एम असादुल्ला बने, बी एस केसवन बने, और बी एस केसवन 2 बार लाइब्रेरियन बने थे। तो 2 बार लाइब्रेरियन बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो बता देना बी एस केसवन। पहली बार 1948 से 63 तक रहे, और फिर उसके बाद 70 से 71 दोबारा ये लाइब्रेरियन बनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो बी एस केसवन, क्योंकि 1948 में ये लाइब्रेरियन बने थे, और 1948 में ही इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया था। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का वर्ष 1948 आता है, और जब यह नाम पड़ा उसी समय पहले लाइब्रेरियन कौन बने, बी एस केसवन। तो नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन अगर पूछे तो बी एस केसवन, ठीक है। तो याद रखना 48 से 63। चलिएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे मूले बनते हैं, उसके बाद 7 पे कालिया बनते हैं, 8 पे श्रीनिवास आयंगर बनते हैं, 9 पे कल्पना दास गुप्ता बनते हैं, 10 पे मूर्ति राम बनते हैं, 11 पे रामचंद्र जी बनते हैं, और लास्ट में गेदम बनते हैं। और अभी कोई लाइब्रेरियन नहीं है, वर्तमान में ये पद खाली पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से। अंतिम जो बने थे वो कौन थे, गेदम थे। अब सवाल पूछता है, ऑप्शन में दे देगा ऐसे 4-5 नाम, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उनके पुस्तकालय अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसे 3-4 नाम दे देगा, और तुम्हें फिर जमाना होगा समय के हिसाब से कि पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, लास्ट में कौन।
तो उनका जुगाड़ है, अब सबके वर्ष थोड़ी याद रख सकते हैं, और क्या फिर यही याद करने हैं वर्ष, और वर्ष ही नहीं है आगे, तो ऐसा नहीं है। तो देखो एक ट्रिक बनाया है मैंने, ट्रिक अभी ये रहा, लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी सी देर आप वेट करो, बाद में देखेंगे ना। पहले ये छोटा सा मैटर और है, वो भी देख लीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्देशक जो हैं वो कौन है? तो देखो पहले बने थे वहां पर आर के दास गुप्ता 77 से 80, उसके बाद में अंतिम जो है वो है स्वपन चक्रवर्ती, जो कब बने? 2010 में। उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल जो है वो देखो वो बने स्वपन चक्रवर्ती, यहां से यहां आ गए हैं, ये आपके डायरेक्टर भी थे, और बाद में 2010 से आगे इन्होंने काम किया किसके रूप में? अपने डायरेक्टर जनरल के रूप में। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? आर के दास गुप्ता। अंतिम कौन है? स्वपन चक्रवर्ती। आपसे पूछा जाए कि प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है, तो कहेंगे सर स्वपन चक्रवर्ती। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे सर एपी सिंह जी, अजय प्रताप सिंह जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये ट्रिक भी देख लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको याद रह जाए, क्योंकि लाइब्रेरियन जो है उनकी जो समय के हिसाब से लिस्ट है वो याद रहती नहीं है इतनी आसानी से। देखो जी, मैक हरिकचेप आंसू को केस, मैक नाम का कोई लड़का है, तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी है, वो कह रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, बोले यार मैक तू हरी का चेप दे आंसू को केस। आंसू को केस है लेकिन आंसू का कौन चेपणु है, हरी का चेप दे ना, मतलब हरी के लगा दे, चेपने का मतलब लगा दे ना, मारवाड़ी में बोल रहा हूं भाई थोड़ा सा, ताकि ये चीजें याद हो जाए। मैं के हरी का चेप आंसू को केस, और केस के है कि मुळ्यो काळ्या का निवास पर गुप्त, गुप्त मतलब छुप रहा है, मुळ्यो, मुळ्या नाम का कोई लड़का है ना, मूलचंद, तो कह रहा है कोई तुम्हारा जैसा ज्ञानी किसी को राय दे रहा है, बोले यार मैं के हरी का चेप आंसू को केस कि मुळ्यो काळ्या का निवास पर गुप्त बिचारो छुप रहे हो मूर्तिराम गेड्डा की मारी। फिर क्या है, तुम्हारे जैसा ज्ञानचंद कह रहा है कि मैक हरी कचेप आंसू को केस कि मुळ्यो काळ्या का निवास पर गुप्त मूर्तिराम का गेड्डा की मारी, और गेड्डा मतलब लठ है ना, लठ तुम जानते ही हो, डांग। हाँ, बेचारा छुपा हुआ था और छुपे हुए व्यक्ति के जाकर के गेड्डा की मार दी, बोले लठ की मार दी, डांग मार दिया ना। तो ये ट्रिक है, इसमें सारे लाइब्रेरियन क्रमबद्ध रूप से आ गए हैं। देखो मैक से आ गया आपका मैकफर्लेन, ठीक है, मैकफर्लेन सारे आ जाएंगे कंप्लीटली। देखो जो ये नाम मैंने आपको बताए हैं ना, ये जो नाम बताए हैं मैंने सारे के सारे देख लो, मैकफर्लेन, हरिनाथ डे, चैपमैन, असादुल्ला, केसवन, केसवन के बाद में मुले, कालिया, श्रीनिवास अयंगर, कल्पना दास गुप्ता, मूर्तिराम, रामचंद्र गेदम, ये सब नाम इस लिस्ट में आ जाएंगे, इस ट्रिक में शामिल है। मैकफर्लेन, हरिनाथ डे, चैपमैन, असादुल्ला, केसवन, मुलो, कालिया, श्रीनिवास अयंगर, कल्पना दास गुप्ता, गुप्त से गुप्ता जी आ जाएंगे आपके, मूर्ति से मूर्तिराम, राम से रामचंद्र, और गेडा से लास्ट में कौन आ जाएगा? गेदम। सबके सब आ जाएंगे टोटली। आपके सब लाइब्रेरियंस की ये ट्रिक है, याद हो जाएगी। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हाँ वाह सर, ट्रिक अच्छा है, अब नहीं भूलूंगा, भूल गया तो फिर मैं मारूंगा तेरे, देख लेना, गेड्डा की है ना, हाँ फिर गेड्डे की मैं मारूंगा भाई, ध्यान रख लेना। क्या जो आज अपनी क्लास हुई है उसमें कोई छोटा सा टॉपिक भी छूटा है? कि बाकी ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही ट्रिक्स आप काम में लें, खुद से बना सकते हैं, खुद की बनाई हुई ट्रिक्स ज्यादा याद रहती है। ये तो मैंने अपने लिए बनाई थी भाई, मैंने खुद के याद करने के लिए बनाई थी, और मेरे तो हमेशा काम में आई है भाई, कभी मेरा सवाल यहां से गलत नहीं हुआ। नहीं, अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आसाराम गुजर, आवश्यकता नहीं है कोई अलग कोर्स लेने की। नहीं, 2 बार पेमेंट नहीं लूंगा बेटा मैं आपसे, चिंता मत करो, इसी में अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ठीक है, और कोई किसी की क्वेरी हो तो फटाफट बोलिएगा। बाकी आज की क्लास कंप्लीट है, और कल से अपना वही टाइम रहेगा, शाम को 8:30 बजे, है ना, टाइम वही रहेगा। आज तो संडे था,
इसलिए मुझे लगा कि क्लास दिन में ही ले ले तो ठीक है, आज फ्री था मैं। अब 7 जन्म नहीं भूलूंगा। अरे वाह, क्या बात है भाई, 7 जन्म। 7 जन्म नहीं, आप तो 1 जन्म याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा। दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब लाइब्रेरियन आपको मिल जाएगी। सर एक बार और समझा दो ट्रिक को, ठीक है। देखो, लाइब्रेरियंस के नाम हमने देखे थे और इन नामों के आधार पे सबके मैंने शुरुआती अक्षर उठाए हैं, ठीक है। देखो, मैक से बनता है मैकफरलेन, जॉन मैकफरलेन प्रथम लाइब्रेरियन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो रहे। उसके बाद हरिनाथ, हरि से हो जाएगा हरिनाथ डे, पढ़ा था हमने, प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन। उसके बाद चेपमैन पढ़ा था हमने, लाइब्रेरियन की सूची दी है, पीछे देख लेना थोड़ा सा रिवाइज करके। आंसू से हो जाएगा असादुल्ला, केस से हो जाएगा बीएस केसवन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन और 2 बार लाइब्रेरियन बनने वाले व्यक्ति बीएस केसवन, ठीक है, ये हो गया। मूल्यों से हो जाएगा मूले, लिखवाया था। कालिया से हो जाएगा कालिया, निवास से हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर, गुप्त से हो जाएगा गुप्ता जी, है ना, पढ़ाया था। उसके बाद मूर्ति राम में 2 छुपे हुए हैं, एक तो मूर्ति राम और इस राम से रामचंद्र अलग है। मूर्ति से तो मूर्ति राम और इस राम से रामचंद्र 2 थे। उसके बाद लास्ट में आता है अपना गेडा अर्थात गेदम। कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, कॉल कर लेना आप मुझे। क्या नाम है? अमरनाथ। बिल्कुल कॉल कर लेना, मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्लास के जस्ट बात कर सकते हो, ठीक है। अभी बात केवल सेकंड पेपर की चल रही है इस क्लास में, तो फर्स्ट पेपर के ऊपर चर्चा करना बेकार है। हाँ अरे बेटा बोल चुका, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसी में मिल जाएगा आपको, क्यों चिंता कर रहे हो। बिल्कुल, पीडीएफ दीजिए ना, नहीं दूंगा, भले ही नाराज हो जाओ। हाँ नाराज हो गए, मेरी कौन सी भैंस खोलोगे तुम। अरे पीडीएफ नहीं दूंगा, तुम ढीठ हो गए एकदम, मैंने देखा है पिछली बार देख करके तुम्हें पीडीएफ। बहुत बच्चे आलसी हो गए, शॉर्टकट देखने लग गए हैं। पीडीएफ दे दी, डाउनलोड करवा लिया, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा करके सारी चीजें वहीं बोले काम चला लिया, ठीक है हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है जी। हाँ, वीडियो के साथ में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो ऐप के बाहर नहीं जाएगी, प्रिंट आउट लेने नहीं दूंगा इस बार। जो रिकॉर्डेड क्लासें मैंने दे रखी है उनकी सबकी पीडीएफ डाल रखी है और वो प्रिंट आउट ऑप्शन के साथ में है। बट अभी जो ये बैच अपन ने शुरू किया है नया वाला, इसमें पीडीएफ नहीं दूंगा। जुकाम बहुत तेज है भाई। हाँ हाथ से लिखे हैं, बिल्कुल बेटा। खोला गया था, एपी स्ट्रॉन्ग के घर भी खोला गया था, लेकिन वो मैंने हटा इसलिए दिया क्योंकि सवाल वहां से नहीं आता है। इंपीरियल लाइब्रेरी को एपी स्ट्रॉन्ग के घर भी खोला गया था, लेकिन नहीं पूछता है वो सब फालतू, वो चीज क्यों लिखा हूं आपको। हाँ बिल्कुल, नोट्स अपने हाथ से लिखने हैं सब बच्चों को, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं कल अगली क्लास में। बहुत शानदार सेशन कल का भी रहेगा अपना, और उम्मीद करूंगा कि कल की क्लास में आप आएंगे उससे पहले आज का ये सारा का सारा कंटेंट ढंग से तैयार करके आए। चलिए, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।